अब चर्चा करेंगे आपके सामने न धातु लोप न अव्यय पद है क्योंकि इसका रूप नहीं चलता है, और धातु लोप सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और आर धातु के भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ धातु लोपे और आर धातु के ये दोनों पद विशेष विशेषण हैं। तो धातु लोपे जो ये विशेषण है और आर धातु के क्या है, विशेष्य है। तो विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो आर धातुक प्रत्यय के परे रहते, कैसा आर धातुक प्रत्यय हो, धातु लोप जिसके परे रहते धातु के का लोप हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं, पहले समझा रहे हैं कि ये धातु क्या है। तो धातु अवयवः धातु, धातु का अवयव, धातु का भाग, किसका भाग, धातु का भाग। तो धातु का एक भाग भी यहाँ पर किस नाम से बताया गया है, धातु नाम से बताया गया। कैसे, जैसे कि किसी व्यक्ति का यदि हाथ फूक जाए ना, तो हाथ तो सारा नहीं फूकता है, थोड़ा सा हाथ फूकता है, तो फिर भी हम क्या कहते हैं, हाथ फूक गया। कपड़ा फूक जाए, आपका कटिवस्त्र फूक जाए थोड़ा सा, तो आप क्या कहते हो, मेरा कटिवस्त्र फूक गया, मेरा कुर्ता फूक गया। इस प्रकार का हम लोक में व्यवहार करते हैं। तो ऐसा ही व्यवहार यहाँ पर भी है कि धातु लोप का मतलब पूरी धातु का लोप नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी धातु का लोप हो गया, पूरी धातु लुप्त हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर केवल धातु के एक भाग का लोप हो। इसलिए यहाँ पर समझाते हुए पहले कह रहे हैं धातु अवयवः धातु, धातु का अवयव धातु। समझ गए। तो यहाँ धातु से मतलब क्या है, धातु का अवयव, धातु का भाग, धातु का टुकड़ा, धातु का एक भाग। ठीक है। और धात्वव्यय से लोप, किसका लोप, धातु के अवयव का लोप क्या कहलाएगा, धातु लोप। धातु के अवयव का लोप क्या कहलाएगा, धातु लोप, है ना। तो ये हो गया उत्तर पद लोपी बहु समास हुआ। उत्तर पद लोपी बहुरी समास है। इसमें जो है धातु लोप में किसका लोप हो गया, अवयव का लोप हो गया। इस समास में किसका लोप हो गया, अवयव पद का लोप हो गया। ठीक है। आगे कहते हैं जिसका समास करते हुए धातोर लोप यस्मिन तदिदम धातु लोप। हाँ, धातोर लोपा, धातु का लोप यस्मिन जिस प्रत्यय के परे रहते हैं, यस्मिन जिस प्रत्यय के परे रहते हैं, किसका लोप, धातु का, धातु के अवयव का लोप। तो वो क्या कहा गया सूत्र में, धातु लोप। तो यहाँ धातु लोप में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, परंतु यहाँ पर एचो यवयाव से आ के परे रहने पर अयादेश हो गया। अयादेश होने पर स्थिति बन गई धातु लोपया आर धातु के, या का लोप हो गया। यहाँ पर किससे लोप, साकल्य से, साकल्याचार्य के मत में किसका लोप हो गया, यहाँ पर या का लोप हो गया। तो क्या बन गया, धातु लोपा। तो देखने में ऐसा लगता है जैसे यहाँ सप्तमी विभक्ति नहीं है, पर जब हम इसका पदच्छेद करते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, सप्तमी विभक्ति है। आप कहने लगोगे धातु लोपा आर धातु के आ परे है, प में अ है, तो यहाँ आका सवर्ण दीर्घ होना चाहिए, परंतु यहाँ आका सवर्ण दीर्घ इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो यह का लोप करने वाला सूत्र है वो लोप साकल्य से 8वें अध्याय के कौन से दूसरे पाद में है, हाँ तीसरे पाद में है। तो जो तीसरे पाद उधर जो त्रिपादी है, जो 3 पाद हैं वो 7.25 अध्याय है। तो 7.25 अध्याय उस 3 पाद के किए हुए कार्य को नहीं मानते। तो जब आप अक सवर्ण दीर्घ से यहाँ दीर्घ करने के लिए प्रवृत्त होंगे तो यहाँ पर वो अक सवर्ण दीर्घ को पा में आने दिखाई देगा, अपितु यह दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, यह दिखाई देगा। और यह दिखाई देगा तो वो अका सवर्ण दीर्घ सूत्र यहाँ पर नहीं लग पाएगा, इसलिए यहाँ पर अका सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। इसके बाद सूत्र का अर्थ करते हैं आर धातुक निमित्ते लोपे। कैसा लोप, आर धातुक निमित्ते, अर्थात आर धातुक प्रत्यय को कारण मान करके जो लोप हुआ है। किसको कारण मान करके, प्रत्यय को मान करके जो लोप हुआ है। और उस लोप के होने पर ये गुण वृद्धि प्राप्त होता, जो गुण और वृद्धि प्राप्त होते हैं ते न भवता, वो गुण और वृद्धि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा देख सकते हैं, जैसे उदाहरण दिया है लोलुआ। क्या उदाहरण दिया है, लोलुआ। तो लोलुआ उदाहरण लूय छेदने धातु से बनता है। लूय छेदने धातु यहाँ का हलंत्यम से लोप हो जाएगा, स्थिति बनेगी लू, और धातु संज्ञा करके भुआदि धातव से धातु संज्ञा करके धातु रेखाचो हलादे क्रिया संविहारे यंग से
यंग प्रत्यय आ जाएगा। यंग का भी हलंत्यम से गा का लोप कर देंगे तो स्थिति बन जाएगी लू या। फिर इसके बाद हम यहाँ पर संयंगों से द्वित्व कर देंगे तो लू या अ, और उसके बाद अभ्यास संज्ञा पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा और हलादि शेष से आदि हल शेष रहेगा और अन्य का लोप हो जाएगा। तो ल जो है वो आदि में है इसलिए ल बच जाएगा और य का लोप हो जाएगा। तो स्थिति बनी लू या अ, है ना। और उसके बाद अभ्यास को ही गुणों यंग लोगों से हम क्या कर देंगे, गुण कर देंगे। तो गुण किसे कहते हैं, अदेन गुण, अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। अब यहाँ पर उकार के स्थान पर क्या गुण हो तो स्थानांतरतमः के नियम से क्या गुण प्राप्त हुआ, ऊ को ओ गुण हो गया। तो क्या बन गया, लो लू या में जोड़ दीजिए तो बन गया लो लू या। अब सनातनता धातु वैसे इसकी क्या हो गई, धातु संज्ञा हो गई। तो ये हमारी कैसी धातु बन गई, यंगंत धातु बन गई। यंगंत धातु का मतलब ऐसी धातु जिसके अंतिम में यंग प्रत्यय जुड़ा हुआ है उसको क्या कहेंगे, यंगंत धातु। ऐसी किसी धातु के अंत में यदि सन जुड़ा हो तो उसको क्या कहेंगे, यंगंत धातु। तो ये कैसी धातु हो गई, यंगंत धातु हो गई। अब इस यंगंत धातु की धातु संज्ञा करी सनातनता धातु वैसे, और धातु के अधिकार में यहाँ पर नंदी ग्रही पचादिप्यो से, है ना, पचादिगण में मान करके अच प्रत्यय लिया है। तो स्थिति बनी लो लू या अच, च चला गया हलंत्यम से संज्ञा हो गई तस्य लोप अदस्मम लोप। तो स्थिति क्या बनी, लो लू या अ, लो लू या अ। अब इस अच प्रत्याहार जो है, ये अच प्रत्यय जो है यहाँ पर आर्धातुकम शेष शेष की आर्धातुक संज्ञा है। इस आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते यंगोची च सूत्र से जो लोलुया में यह है उसका लोप हो गया। तो अब आप ये विचार कीजिए कि हमने धातु संज्ञा किसकी करी थी, लोलुया की करी थी। अब लोलुया में जो यह है वो क्या हो गया, धातु का एक अंग हो गया, एक भाग हो गया। तो उस धातु के एक भाग का जो लोप हुआ है वो अच प्रत्यय को मान करके हुआ है। ये ध्यान रखना, किसको मान करके हुआ है, अच प्रत्यय को मान करके हुआ। फिर उसके बाद सार धातु कार धातु के सूत्र से यहाँ पर गुण की प्राप्ति होने लगी। लो लू में जो उकार है उसको गुण प्राप्त होने लगा। तो न धातु लोप आ धातु के सूत्र यहाँ पर कहता है कि जिस आधातुक प्रत्यय अच को मान करके आपने धातु के एक भाग या का लोप यमोचि जैसे किया था, किसको मान करके किया था, अच प्रत्यय को मान किया था। अब उसी अच प्रत्यय को मान करके आप क्या कर रहे हो, साधातुक कारक सूत्र से क्या कर रहे हो, गुण कर रहे हो। तो वो जो गुण है वो यहाँ पर वो गुण नहीं होगा, समझ गए। सूत्र ने मना कर दिया कि वो गुण यहाँ पर नहीं होगा। फिर दोबारा देख लीजिए, स्थिति ये है हमारी लो लू या अ। उस अच किस आधातुक संज्ञा है, आधातुकम शेष है। तो उस अच आधातुक प्रत्यय के परे रहते धातु के एक भाग का लोप हो गया। कौन सा धातु का एक भाग, वो या का लोप हो गया। अब धातु के एक भाग का लोप होने पर तस्मिन एवं धातु के प्रत्यय पड़ता है। अब उसी धातु प्रत्यय के परे रहते धातु को क्या प्राप्त होने लगे, इक के स्थान पर जो गुण और वृद्धि प्राप्त है। किसके स्थान पर, इक कहाँ है यहाँ पर, ऊ। इस के स्थान पर जो साधातुक कारक से गुण प्राप्त हो रहा है उस गुण का क्या हो गया, निषेध हो गया। वो गुण यहाँ पर नहीं होगा। जब उस गुण का निषेध हो गया तो स्थिति बनेगी हमारी लो लू और अ। फिर उसके बाद अच्छी धातु भ्रुवाम यवर यंगों से उवंग आदेश होकर के लोलुवा और स्वादित पत्ते ऋतु विसर्ग तो क्या बन जाएगा, लोलुवा बनेगा। तो ये सूत्र ये कहता है कि जिस आधातुक प्रत्यय के परे रहते धातु के एक भाग का लोप हो गया हो और फिर उसी आधातुक प्रत्यय को मान करके यदि धातु को एक के स्थान पर गुण या वृद्धि प्राप्त हो रहे हो तो वो गुण और वृद्धि नहीं होते। जैसे कि लोक में भी देखने को आता है कि यदि किसी व्यक्ति से हमारा झगड़ा हो जाए, कोई व्यक्ति हमारे अंग भंग कर दे, कोई व्यक्ति हमारे हाथ को काट देवे और वही हमसे 2-4 दिन बाद कहे कि मेरे से मित्रता कर लो, है ना, तो लोक में ऐसी मित्रता नहीं होती है। वैसे ये सूत्र भी कह रहा है कि भाई आपने जो है उसी अच के कारण तो धातु के एक भाग का लोप हुआ है, यंग का एक भाग का आपने नाश किया उसी अच प्रत्यय को मान करके। अब उसी अच प्रत्यय को मान करके आप धातु को यदि गुण और वृद्धि कर रहे हो तो वो गुण और वृद्धि नहीं होगी। इसलिए लोलुआ में यहाँ पर गुण
नहीं हुआ। इसी प्रकार पुण्य धातु से बनता है पौपुआ, पुण्य पौने धातु से बनता है पौपुआ, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। अगला उदाहरण है यहाँ पर मरीमृजा। मरीमृजा जो उदाहरण है ये मृजु शुद्धव धातु से बना है। मृजु शुद्धव में स हलंत्यम से चला जाएगा और जो ऊकार है वो अनुनासिक है, तो वो उपदेश से अजनुनासिक हिस्से और इनकी संज्ञा होकर के तस्य लोपा अदर्शन लोपा, तो धातु क्या बन गई? मृज धातु बन गई। मृज धातु की धातु संज्ञा किससे होगी? भुआदयो धातवा, भुआदयो धातु से धातु संज्ञा होकर के और किसके अधिकार में? अधिकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि धातु का अधिकार तो आगे से प्रारंभ होता है। धातु रेखाचो हरादे क्रिया संध्यार से यंग आ गया तो स्थिति बनी मृज य, और मृज यह स्थिति बनने पर यहाँ पर यंग का भी ग का अनुबंध लोप हो जाएगा। किससे? हलंत्यम से, तब वही तस्य लोप और अदर्शन लोप। तो मृज य, तो धातु को संयंगों से द्वित्व कर दो, तो मृज 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 य हलादि शेषा, तो हलादि शेष करेंगे तो अभ्यास में केवल आदि हल मकार ही शेष रहेगा, जय का लोप हो गया तो स्थिति बनी मृ मृज य। तो हमारी धातु बन गई मृ। हमारी धातु बनाने के लिए अभी अभ्यास को एक काम और करना है, ऋग ऋदु पदस्य च, क्योंकि धातु कैसी है? ऋकार जिसकी उपधा में है ना, ऋक ऋदु पदस्य, ऋक ऋदु पदस्य अर्थात ऋकार जिसकी उपधा में है। तो मृज धातु में उपधा में क्या है? ऋ, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा के नियम से ऋ की उपधा संज्ञा हुई, तो उपधा में क्या है? ऋ, इसलिए यहाँ पर ऋग ऋदु पदस्य सूत्र से अभ्यास को ऋ का आगम हो जाएगा और ऋ का अनुबंध लोप करके बचेगा ऋ, तो स्थिति बनी मरी मृज्य। क्या स्थिति बनी? मरी मृज्य। तो हमारी जो यंगंत धातु बनी वो कैसी बन गई? मरी मृज्य। और इस मरी मृज्य धातु की धातु संज्ञा किससे हुई? सनादेशा धातु। फिर धातु के अधिकार में नंदी ग्रही पचादिव्यो लुण्य से क्या आ जाएगा? अच आ जाएगा, अच प्रत्यय हो जाएगा, तो स्थिति बनेगी मरी मृज्य अच। अनुबंध लोप करेंगे अच का तो च हलंत्यम से चला जाएगा, तो स्थिति बनेगी मरी मृज्य अ। अब यहाँ पर फिर वही काम होगा, यंगोचिच से उसी अच आर धातु प्रत्यय के परे रहते मरी मृज्य के य, इस एक भाग का लोप हो गया। किसको मान करके हुआ? अच को मान करके हुआ। अब उसी अच प्रत्यय को परे मान करके यहाँ पर मर्जेर वृद्धि से क्या प्राप्त होने लगे? वृद्धि प्राप्त होने लगी, तो उस वृद्धि का यहाँ पर निषेध हो गया, क्योंकि न धातु लोप आर धातु के सूत्र कहता है कि जिस आर धातु को प्रत्यय अच को मान करके आपने धातु के एक भाग जकार का लोप किया था, है ना, उसके तो लोप नहीं, यकार का लोप किया था, तो धातु का एक भाग हो गया यकार, उसी आर धातु प्रत्यय के परे रहते, जिसको मान करके आपने धातु के एक भाग का लोप किया है, उसी आर धातु प्रत्यय के परे रहते धातु को यदि इक के स्थान पर, किसके स्थान पर? गुण और वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं, तो वो नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर मरी मृजय में भी क्या नहीं हुआ? वृद्धि नहीं हुई। इसी प्रकार श्रिप्लुरी गतौ धातु से क्या बनेगा? सरिसृपा बनेगा। लेकिन यहाँ पर अंतिम में जो मृजय वृद्धि से आप मरी मृजय में वृद्धि प्राप्त करा रहे थे, उसके स्थान पर यहाँ पुगंत लघु पदस्य से गुण की प्राप्ति होगी और उस गुण का क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर समझा कि यस्मिन आ धातु के प्रत्यय पर, जिस धातु प्रत्यय के परे रहते धातु अवयव से लोप भवति, धातु के एक का लोप होता है, और उसी धातु प्रत्यय के परे रहते यदि धातु के एक के स्थान पर गुण और वृद्धि प्राप्त होने लग जाए तो वो गुण और वृद्धि नहीं होती है। इसलिए आगे उत्तर पद लोपी समास है। इसके बाद कहा था आर धातु ग्रहणम लोप विशेषणम। यहाँ पर जो आर धातु के कहा है सूत्र में, वो किसका विशेषण है? लोप का विशेषण है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उठा रहे हैं कि धातु ग्रहणम किमर्थम, सूत्र में धातु का ग्रहण क्यों किया? सूत्र में धातु का ग्रहण क्यों किया? तो धातु का ग्रहण क्या मतलब हो गया? सूत्र में से धातु हटा दो तो क्या बनेगा सूत्र? न लोपे आर धातु के, तो अर्थ क्या हो जाएगा? आर धातु प्रत्यय के लोप होने पर, किसका लोप होने पर? लोप होने पर धातु को क्या नहीं होते हैं? गुण और वृद्धि नहीं होते हैं। तो बोले उससे समस्या ये आ जाएगी कि लुय धातु से जो लविता लवितुम बनता है, तो लविता में आप लाते हो त्रिच प्रत्यय, तो लुय
और त्रिच, णउल त्रिचौ से त्रिच आया। तो जो आप यहाँ का लोप करते हो वो हलंत्यम से करते हो, त्रिच प्रत्यय से पहले ही कर लेते हैं लुया, और जब हम हलंत्यम से इत संज्ञा करेंगे तो क्या बच जाएगा लू। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति ये भी तो कह सकता है कि जो आपने यहाँ का लोप किया ये भी धातु का एक भाग है। किसका लोप किया? यहाँ का जो लोप किया वो भी क्या है? धातु का एक भाग है। तो जब ये धातु का एक भाग है तो इसका लोप होने पर भी क्या नहीं होना चाहिए? बोलो। हाँ, परंतु यहाँ ये ध्यान रखो कि जो लोप हुआ है यहाँ का वो किसी प्रत्यय के परे रहते नहीं हुआ है। समझ गए? किसी प्रत्यय के परे रहते हुआ क्या? नहीं। हलंत्यम तो सीधा कहता है कि अंतिम हल की संज्ञा करूंगा, वो ये तो नहीं कह रहा कि आधातुक प्रत्यय परे होना चाहिए। जबकि यहाँ शर्त क्या है कि वो जो लोप है, जो धातु का लोप है वो कब हुआ हो? आधातुक प्रत्यय के परे रहते हुआ हो। तो जहाँ यहाँ का लोप है वो यहाँ आधातुक प्रत्यय के परे रहते नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर जो है जो लविता में जो लू को गुण हुआ है उसका निषेध नहीं होता। इस प्रकार लवितुम में जो तुमन प्रत्यय हुआ है तो तुमन प्रत्यय के परे रहते भी जो लू धातु को यहाँ पर गुण होगा उसका भी निषेध नहीं होता है। आर धातु कहते कि मतलब बोले सूत्र में आर धातु का क्यों है? तो सूत्र बन जाएगा न धातु लोपे। क्या बन जाएगा? तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि धातु के अवयव का लोप होने पर धातु को क्या नहीं होते? गुण और वृद्धि। अब लोप तो चाहे वो तो साधातु प्रत्यय के परे रहते हुआ हो और चाहे आधातु, तो कहीं पर भी सूत्र लग जाएगा। जबकि जो आचार्य पाणिनि ने सूत्र लिखा है उसमें क्या जोड़ा है? आर धातु के, कि किसके परे रहते लोप हुआ हो? आर धातु प्रत्यय के परे रहते लोप हुआ हो। इसलिए त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, यहाँ जो रोरवीति उदाहरण आया है ये यंग लुक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एक धातु है रू शब्द है अदादिगण में, रू शब्द है, तो रू धातु से यंग लाएंगे। क्या लाएंगे? यंग। किस सूत्र से लाएंगे? धातु रेखा। तो स्थिति क्या बन गई हमारी? रू यंग, रू यंग। अब द्वित्व करो रू रू यंग, अभ्यास को गुण कर दो गुण यंग लुको, तो क्या बन गया? रो रू यंग। तो हमारी धातु क्या बन गई? यंग धातु रो रू यंग, रो रू यंग। अब इससे जो है त्रिभाज उत्पत्ति करके तिंग लिया। अब आप कहोगे कि यंग तो गीत है तो आत्मनेपद होना चाहिए, परंतु हम अभी यहाँ पर यंग का लुक करेंगे। यंग का क्या करेंगे? लुक करेंगे। और यंग लुक की व्याकरण में चरकरित संज्ञा बताई गई है। क्या संज्ञा बताई गई है? चरकरित संज्ञा बताई गई है। बताई गई है, मालूम है? चरकरित संज्ञा बताई गई। और अदादिगण में जब आप गण को याद करोगे, अदादिगण को, तो अंतिम में जब गण समाप्त होने को होगा तो वहां पर एक जगह लिखा हुआ चरकरितंच लिखा हुआ है ना। तो चरकरित संज्ञा किसकी हो गई? यंग लुक की। तो वो जो पढ़ा हुआ है वो परस्मय पद में पढ़ा हुआ है। चर करितंच ये सूत्र पढ़ा हुआ है। किसमें पढ़ा हुआ है? परस्मय पद में। इसका मतलब ये हुआ कि जो यंग लुक जिसमें जिस धातु से यंग का लुक हो जाता है तो उस धातु का लोप किसमें चलता है? परस्मय पद में चलता है। किसमें चलता है? परस्मय पद में चलता है। इसलिए यहाँ पर जो है हम जो त्रिभाज उत्पत्ति करके तिप लाएंगे वो किसमें लाएंगे? परस्मय पद में लाएंगे। तो रो रू य और तिप का ती और यंगोची जैसे लुक कर दो। किसका? यंग का। तो स्थिति क्या बनी? रो रू ती। क्या बन गया? बोलो क्या बना? रो रू ती। अब यहाँ रो रूती हो गया। अब यहाँ रो रूती में गुण की प्राप्ति होने लगी। किससे? सार धातु। लेकिन हमारा सूत्र क्या कह रहा? आर धातु प्रत्यय के परे रहते लोप हुआ हो। किसके परे रहते हुआ हो? यहाँ तिप कैसा है? तिप कैसा है बोलो? क्योंकि उसके तिंग से सार धातु कम से सार धातु संज्ञा है। तो यहाँ तिप जो सार धातु प्रत्यय परे है उसके परे रहते यहाँ पर गुण वृद्धि का निषेध नहीं होगा, क्योंकि जो लोप हुआ है वो आधातुक प्रत्यय को मान करके नहीं हुआ। कैसे प्रत्यय को मान करके हुआ? साधातुक प्रत्यय को मान करके हुआ। इसलिए यहाँ पर गुण वृद्धि का निषेध नहीं होगा। तो रो रू और यहाँ पर जो है एक सूत्र है यंगोवा। यंगोवा से ईट आगम हो जाएगा। क्या आगम हो जाएगा? ई दीर्घ इकार, ईट आगम हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी रो रू ई ती। क्या स्थिति बनेगी? रो रू ई ती। फिर इसको भी गुण कर दो। किससे? साल तो कर दो तो क्या बन जाएगा? रो रो ई ती। फिर अवादेश कर दो एचो या आवाज से, तो क्या बन जाएगा? रो रवीति। तो रो रवीति में गुण का निषेध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ जो धातु के एक भाग का लोप हुआ है वो सार्वधातुक प्रत्यय को मान करके हुआ है, आधातुक प्रत्यय को मान करके नहीं हुआ। जबकि हमारा सूत्र ये कह रहा है कि जो धातु के एक भाग का लोप होगा वो आधातुक प्रत्यय को मान करके होना चाहिए, सार्वधातुक प्रत्यय को मान करके नहीं होना चाहिए।
ठीक है। इसीलिए सूत्र में कि कहीं साधातुक प्रत्यय को मान करके धातु का एक भाग का लोप हुआ हो और वहाँ पर भी कहीं गुण वृद्धि का निषेध न हो जावे, इसलिए सूत्र में क्या लगाया पाणिनि ने, आर धातु के लगाया। क्या लगाया, आर धातु के लगाया। आगे कहा इग लक्षण और गुण वृद्धियों प्रतिषेध, कि यहाँ ये भी ध्यान रखना कि ये सूत्र वहीं लगेगा जहाँ इगंत अंक को गुण और वृद्धि प्राप्त हो रही हो। किसको प्राप्त हो रही हो, इगंत अंक का मतलब इक के स्थान पर, इगंत अंक इक के स्थान पर यदि गुण वृद्धि प्राप्त हो रही है, इगंत अंक तो नहीं कह सकते, इक के स्थान पर यदि गुण वृद्धि प्राप्त हो रही हो वहीं पर ही ये सूत्र लगेगा। कहाँ पर सूत्र लगेगा, इक के स्थान पर गुण वृद्धि प्राप्त हो रही हो। तो यह महाभूत, इसलिए यहाँ नहीं लगेगा। कैसे, अभाजी, अभाजी जो है ये लुंग लकार का रूप है। अभाजी धातु है यहाँ पर हाजी भज सेवायाम, कौन सी धातु है, भज सेवायाम। और भज सेवायाम जो धातु है इसमें अब हम क्या करेंगे, हाजी लुंग लकार लाएंगे, लुंगी सूत्र है उसका, है ना, लुंग लकार ला करके और उसके स्थान पर द्विभाजपत्ति करेंगे तो तिप आ जाएगा। तिप आ जाएगा, नहीं आत्मने पद लाइए इसको, आत्मने पद में तल आइए, ठीक है। आत्मने पद में तल आएंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, क्योंकि भज धातु जो है परस्मैपदी भी है और आत्मनेपदी भी है, दोनों प्रकार की है। तो स्थिति बन जाएगी हमारी भज और तल, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर लाएंगे चिले लूंगी और चिले नहीं, स्थिति नहीं करेंगे, यहाँ पर चिण होगा, चिले को चिण है, किससे, हाँ। तो फिर एक काम कर लेते हैं हम, यहाँ पर हम जो है भज धातु ले आए भज सेवायाम से, इसको जो है भज सेवायाम धातु के साथ साथ में इसमें जो है ना वो होगा, वो सूत्र है आपका मेरे, नहीं चिन्हते पता नहीं, नहीं चिन्ह भाव कर्मण तो होगा, लेकिन धातु जो है वो धातु को में वो धातु भंज धातु है, ये भंज धातु का मानना पड़ेगा हमको। जैसे आगे रंज धातु का है ना राग, इसी प्रकार इसको जो है धातु हमें भंज माननी पड़ेगी। हम पहले राग देखते हैं, इसी का उदाहरण दिया है राग। तो यहाँ पर क्या है, धातु है रंज धातु है, रंज रागे, ठीक है। तो रंज रागे जो धातु है, इस रंज रागे धातु से हम इसका अनुबंध लोप करेंगे, अनुबंध लोप करके रंज हलंत हो जाएगी और धातु संज्ञा करके धातु के अधिकार में भावे सूत्र से घय लिया है, हाँ ना, घय प्रत्यय जाएगा। तो घय का क्या कर देंगे, अनुबंध लोप करेंगे, घय जाएगा रसव तद्धित से और यह जाएगा हलंत से, तो स्थिति क्या बनेगी, अ। तो स्थिति अ बन गई तो हमारा बन गया रंज अ। अब इस रंज अ ऐसा हो करके यहाँ पर हम जो है घईच भाव करने हो, सूत्र है घईच भाव करने। यदि घय प्रत्यय परे हो तो और वो भाव और करण अर्थ में आया हो तो यहाँ पर रंज धातु के यहाँ का लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा, रंज है ना, यहाँ का लोप हो जाएगा। तो यहाँ का जो लोप हुआ है वो किस प्रत्यय को मान करके हुआ है, घय प्रत्यय को मान करके हुआ है। तो स्थिति बन गई हमारी रज अ, रज अ। अब यहाँ पर अतोपधाया से वृद्धि प्राप्त होने लगी, किससे प्राप्त होने लगे, अतोपधाया से। तो यहाँ पर भी जो है सूत्र लगेगा क्योंकि हमने इक को हटा दिया सूत्र में से। तो सूत्र कहेगा कि भाई जिसको आर धातु प्रत्यय को मान करके आपने धातु के एक भाग का लोप किया है तो बिल्कुल सही है। आर धातु प्रत्यय घय को मान करके अपने धातु के एक भाग यहाँ का लोप किया है। अब उसी आर धातु प्रत्यय के परे रहते यदि धातु को गुण प्राप्त हो तो ठीक बात है, उसी घय प्रत्यय के परे रहते धातु को क्या प्राप्त हो रहा है, गुण प्राप्त हो रहा है, ठीक है, गुण प्राप्त हो रहा है उसी के ऊपर गुण प्राप्त हो। और यदि उसी यहाँ वृद्धि मान लीजिए, यदि उसी आर धातु प्रत्यय को मान करके धातु को वृद्धि प्राप्त होने लग जाए तो वो वृद्धि नहीं होगी। तो ठीक बात है, घय को मान करके ही यहाँ पर अतोपधाय से क्या प्राप्त हो रही है, वृद्धि प्राप्त हो रही है, तो वो वृद्धि नहीं होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर जो न धातु लोप आर धातु के सूत्र है, इस सूत्र में हम किसकी अनुवृत्ति लाए हैं, इकह। इकह का मतलब वो गुण और वृद्धि किसके स्थान पर होनी चाहिए, इसके स्थान पर होनी चाहिए। परंतु अतोपधाया जो वृद्धि कर रहा है वो आकार के स्थान पर कर रहा है। किसके स्थान पर कर रहा है, आकार। और आकार के स्थान पर करने का मतलब है कि वो इक में तो आता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो है अतोपधाय से वृद्धि हो जाएगी, तो रागा बन जाएगा और रागा बन करके फिर स्वादिपत्ति सु और रुत विसर्ग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि धातु के एक भाग का लोप भी हो रहा है, आर धातु प्रत्यय के परे रहते भी हो रहा है, परंतु एक शर्त नहीं मिली, वो ये कि वो
जो गुण प्राप्त, जो वृद्धि प्राप्त हो रही है वो किसके स्थान पर प्राप्त नहीं हो रही? एक के स्थान पर प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए ये सूत्र यहाँ पर नहीं लगता है। इसके बाद आगे सूत्र है कंगितिच। कंगितिच सूत्र में जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पर 2 ककार देखने को मिलते हैं, कहीं पर 1 ककार देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ पर जो ग क ग ऐसा मान करके खरीच ऐसे क के पर रहते ग को क हो जाता है, ग को क्या हो जाता है? क। और झरोझरी सवर्ण से 1 क का लोप हो जाता है। झर से उत्तर झर सवर्ण के परे रहते क का लोप हो जाता है। तो वो जो सूत्र है वो विकल्प से करता है काम। झरोझरी सवर्ण जो है विकल्प से लगता है, तो कहीं पर 1 क का लोप होकर के दिखाया जाता है और कहीं पर जो है दोनों का भी साथ में लिखे जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर न धातु लोप आ धातु के सूत्र से न की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? न की अनुवृत्ति आ रही है। तो कंगति ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और च अव्यय पद है। तो यहाँ पर जो हम समास करेंगे वो समास करेंगे गश्च कश्च गश्च कंग, ऐसा 3 हलंत है ना, कंग। और कंग इतो यस्य स कंगित तस्मिन् किंगिति, अर्थात कित ग क और ग की इत संज्ञा हुई है जिसमें, किस किस की? ग और ग की इत संज्ञा हुई है जिसमें ऐसे ऐसे प्रत्यय क्या कहलाएंगे? कंगित कहलाएंगे। और यहाँ पर जो बाद में कंगित सूत्र में इत जुड़ा है, तो इच्च 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 ऐसा एक शेष करके और तीनों के साथ उसको हम जोड़ भी देंगे। किसके साथ जोड़ेंगे? तीनों के साथ। तभी तो अर्थ निकलेगा गीत गीत और गीत। सूत्र का अर्थ जब हम करते हैं तो हम कहते हैं गीत गीत और गीत, है ना, निमित्त के, अर्थात गीत कित और गीत प्रत्यय को क्या मान करके? निमित्त मान करके। इक स्थान है, किसके स्थान पर? ये गुण वृद्धि प्राप्त होता, जो गुण वृद्धि प्राप्त हो रही है तेन भवता, वो गुण वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर हमको ये समझना चाहिए कि जो गुण और वृद्धि प्राप्त होंगे वो किसके स्थान पर होनी चाहिए? एक के स्थान पर ही होनी चाहिए। जैसे अभी इस वाले सूत्र में देखा तो यहाँ पर भी एक की अनुवृत्ति आई है, वो गुण और वृद्धि किसके स्थान पर प्राप्त होनी चाहिए? एक के स्थान पर प्राप्त होनी चाहिए। आगे कहा, उसका उदाहरण दिया चितः चित्वान भिन्न भिन्नवान। तो चितः चित्वान में ची धातु से, ची चयन धातु से धातु, इसका यहाँ का अनुबंध लोप कर देंगे हलंत्यम से। तो ची और धातु संज्ञा करके भुआ धातु से और धातु के अधिकार में, किसके अधिकार में? धातु के अधिकार में। और भूते के भी अधिकार में, भूतकाल में निष्ठा, है ना, निष्ठा। निष्ठा किसे कहते हैं? तो कत कतवतो निष्ठा। तो कौन सा प्रत्यय प्राप्त हुआ? कत प्रत्यय। चीत का अनुबंध लोप कर देंगे लसक चीत। अब यहाँ पर त के पर रहते ताकित है, तो इस कित प्रत्यय के परे रहते धातु को क्या प्राप्त हो रहा है? गुण प्राप्त हो रहा है। किससे? सार धातु से। तो कंगतिज सूत्र कहता है कि यदि कित को निमित्त मान करके, तो यहाँ पर जो कत प्रत्यय को मान करके गुण प्राप्त हो रहा है, और कत प्रत्यय कैसा है? कित है। तो उस कित प्रत्यय को निमित्त मान करके, कारण मान करके जो गुण प्राप्त हो रहा था ची धातु को, वो गुण नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर गुण नहीं होकर के क्या बन जाता है? चितः बन जाता है। स्वादिपत्ति सूर क्या बन जाता है? चितः। ऐसे कतवतु प्रत्यय ले आइए, वही निष्ठा के अधिकार में कत निष्ठा और कतवतु निष्ठा। तो यहाँ पर ची कतवतु का क्या बचेगा? मतलब करके तवत बचेगा, का जाएगा लसवत अदिते से और वो जाएगा उपदेश है जनासिक से। तो ची तवत क्या बन गया? ची तवत। तो यहाँ कतवतु प्रत्यय के परे रहते, क्योंकि कित है, बाकी संज्ञा हुई है, तो उस प्रत्यय के पर रहते ची धातु को क्या प्राप्त होने लगा? बोलो, क्या प्राप्त होने लगा? गुण प्राप्त होने लगा। तो जब उसको गुण प्राप्त हुआ तो सूत्र कहेगा कंगतिच नहीं, कतवतु प्रत्यय कैसा है? कित है। इसके परे रहते धातु को गुण नहीं होगा, इसलिए ची धातु को गुण नहीं हुआ। तो स्थिति बन गई चितवत। फिर स्वादिपत्ति करके सू लाएंगे, सू ला करके चितवत में हम नुम आगम करेंगे। किससे? उभिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु। तो स्थिति बन जाएगी, नुम आगम का होता है मिदचो अंत्यात पर, अंतिम से परे। तो स्थिति बन जाएगी चितवंत, चितवंत सु। फिर उसके बाद दीर्घ कर देंगे सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से दीर्घ कर देंगे, तो उपधा को तो क्या बन जाएगा? चितवांत,
चितवांत सु और हलोनंतरा संयोग से संयोग संज्ञा किस किस के न और ता के और संयोगांत से लोप संयोग के अंतिम का क्या हो जाता है लोप। स्थिति बन की चितवान स सु को सा कर लीजिए वो जो है उपदेश से लगा करके और हलंग्या भी दीर्घा सूत्र से अपेक्षम हल से सा का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन गई हमारी चितवान। तो हमारा उदाहरण क्या बना चितवान। ऐसे ही भिद धातु से कितना प्रत्यय कर देंगे और भिद धातु में जो गुण प्राप्त होगा पुगंत लघु पदस्य जैसे तो वो भी कित प्रत्यय के परे रहते नहीं होगा। और यहाँ पर जो ये धातु है भिद धातु इसमें द को और ता को न हो जाएगा। रदाभ्याम निष्पात होना पूर्व से चादह सूत्र से द को भी और ता को भी। तो इसलिए क्या बनेगा भिन्न और भिन्नमान में भी द को और ता को इसी सूत्र से न हो जाएगा। तो क्या बनेगा जैसे चितवान बनाया वैसे क्या बनेगा भिन्नमान। दूसरा उदाहरण कहते हैं गीति। गीत का उदाहरण क्या है तो चिनुता सुनुता। तो ची धातु से बनाएंगे चिए चयने और यहाँ पर दिवायुपत्ति करके लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में तस ले आएंगे। तो स्थिति क्या बनेगी ची तस। फिर यहाँ पर स्वादिगण की धातु होने के कारण स्वादि पे स्नु स्नु से स्नु विकरण ले आएंगे। तो स्नु का बचेगा स दशव का तदित से लोप हो जाएगा स का। तो ची नु तस ची नु तस। नु जो है सार धातु का तिंग से सार धातु कम से और अपित भी है क्योंकि इसमें पाके संज्ञा नहीं हुई है। तो सार धातु को और अपित होने के कारण सार धातु कम अपित सूत्र से इसको क्या मान लिया गया गीतवत मान लिया गया। तो इस नु गीत प्रत्यय के परे रहते सार धातु कार धातु को ऐसे जो ची को गुण प्राप्त हुआ उसका कंगति जैसे क्या हो गया निषेध हो गया। क्योंकि गीत प्रत्यय परे है तो धातु को गुण नहीं होगा इसलिए गुण नहीं हुआ। तो ची नु और तस। अब तस के पर रहते नु को गुण प्राप्त हुआ। नु को गुण प्राप्त हुआ सार धातु कार धातु से। लेकिन तस प्रत्यय भी सार धातु का है और अपित है इसलिए वो भी सार धातु कम से क्या माना गया गीत माना गया। तो तस गीत के पर रहते नु को भी सार धातु कार धातु से जो गुण प्राप्त हुआ वो नहीं होगा। तो हमारा जो उदाहरण बना वो क्या बना चिन्ह। इसी प्रकार सुय धातु से क्या बन जाएगा सुन होता। सुय अभी सभी धातु है उससे क्या बनेगा सुन होता है। अब यहाँ पर एक बात ये बताई गई है ककारे गकारश्चर्तो भूतो निर्दिश्यते। ककारे का मतलब ककार के परे रहते। किसके परे रहते यहाँ गकार भी है क्या है ककार के परे रहते। यहाँ पर क्या है गकार भी है क्या है गकार भी है। तो जब गकार परे है गकार है ककार के परे रहते। अभी जैसे मैंने बताया था कि क के परे रहते अगर हम ग मानेंगे तो उसको जो है खरीच ऐसे क हो जाता है और झरो झरी सवरने से लोप भी हो जाता है। तो इसलिए कई बार वो दिखाई देता है और कई बार दिखाई नहीं देता क्योंकि विकल्प से लोप होता है। तो जब हमने गकार भी यहाँ पर चर तो भूत का मतलब खरीच ऐसे जो चर्त हुआ था तो खरीच ऐसे ग को चर करके यहाँ पर का भी निर्देश है इस सूत्र में। इसीलिए जहाँ कित के पर रहते धातु या किस धातु को गुण नहीं होता है उसी प्रकार यहाँ पर गित के पर रहते भी गुण नहीं होता। वैसे ही गित के पर रहते भी धातु को गुण और वृद्धि प्राप्त नहीं होते। उसका उदाहरण दिया जिष्णु भूषणु। तो जिष्णु में जी और ग्लाजी कृष्णु से कृष्णु प्रत्यय हो गया। कृष्णु गीत है तो गीत प्रत्यय के पर रहते जी धातु को जो सार धातु कार धातु से गुण प्राप्त हुआ उसका क्या हो गया निषेध कि गीत प्रत्यय परे हो तो भी धातु को गुण या वृद्धि नहीं होते हैं। तो गुण नहीं हुआ तो स्थिति बन गई जी स्णु। और यहाँ पर ईटागम की प्राप्ति होगी किससे प्राप्ति होगी आ धातु का शेड बरादे से। लेकिन निषेध किससे हो जाएगा एकाच उपदेश से निषेध हो जाएगा कि धातु एकाच है उपदेश अवस्था में इसलिए यहाँ पर ईटागम भी नहीं होगा। और नाकोणा किससे हो जाएगा तथाभ्याम समान पद है। तो स्थिति बन जाएगी जिष्णु स्वाधिपत्यसु ऋतु विसर्ग। उसी प्रकार ग्लाजी कृष्णु सूत्र के नीचे ही सूत्र है भूश्च कि भू धातु से भी कृष्णु प्रत्यय हो जाता है। तो भू कृष्णु और उन्मद लोप कर देंगे तो भू और स्नो है ना और भू स्नो कर देंगे तो फिर उसके बाद में यहाँ पर भी सार धातु कार धातु कैसे भू धातु को क्या प्राप्त होने लगा गुण। लेकिन गित प्रत्यय के परे रहने पर यहाँ पर भी गुण का निषेध कंगतिजा सूत्र से हो गया। तो भूष्णु यहाँ पर भी ईटागम की प्राप्ति होगी किससे सार धातु कषेण बरादे से। लेकिन श्रुक सूत्र से यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा निषेध हो जाएगा।
तो भू और स्नु, तो यहाँ पर तो न तो आदि कुछ कार्य करना नहीं है, तो भूष्णु और हाँ न तो करना है, आदेश प्रत्यय से क्या कर देंगे हम यहाँ पर, हाँ क्या कर देंगे, मूर्धन्य सकार कर देंगे। तो अब आपका जो उपाय बचा था रसाभ्याम लुणा समान पद है वो तो यहाँ होगा नहीं, तो इसलिए आप घूम फिर कर किसके पास आओगे, स्टोनाष्टो सूत्र के पास। तो स्टुत्व होकर के क्या बन जाएगा, भूष्णु बनेगा। क्या बन जाएगा, भूष्णु बनेगा। तो यहाँ पर भी जो है गुण और वृद्धि प्राप्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर समझा कि गित कित और गित प्रत्यय परे हो तो धातु को इक के स्थान पर यदि गुण और वृद्धि प्राप्त हो रही हो तो वो नहीं होती। जैसे उदाहरण में हमने पढ़ा चितः चितवान, सुनुतः और जिष्णु भूष्णु। तो आज यहीं पर रखेंगे, इसके बाद आगे फिर कल बढ़ेंगे।